आज रिसर्च की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग रिसर्च का ही शुरू करते हैं कि क्या होता है रिसर्च, तो सब बात धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सो रिसर्च एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, देखो इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग पैथोलॉजी में भी जांच करते हैं ना, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन वो प्रैक्टिस पर्पस से, वो रिसर्च नहीं कर रहा है। तो दो बात अब समझे तुम लोग, हो गया रिसर्च और दूसरा प्रैक्टिस। जैसे हम लोग अगर क्लिनिक में कोई काम करते हैं, पेशेंट देख रहे थे, घुटना में दर्द है, उसको कोई मशीन लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। और रिसर्च क्या होगा कि घुटना में जो दर्द हो रहा था तो क्यों हो रहा था, यही मशीन क्यों लगा रहे हैं, उस मशीन से कौन सा रेज निकल रहा है, वो अंदर जाकर क्या कर रहा है, कितना बेनिफिट मिला, और वो बेनिफिट मिलने के बाद आगे हम और कहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारा जब प्रोसीजर का काम करेंगे, हर चीज़ों को समझेंगे, केस लेंगे, मेथडोलॉजी बनाएंगे, जिसके रिजल्ट निकालेंगे और डिस्कशन करेंगे, तब जा कर के पूरे काम को बोलेंगे रिसर्च। यानी रिसर्च करने का मतलब ऐसा नहीं है कि खाली किसी चीज़ का हम ट्रीटमेंट कर दिए, और अगर किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कर दिए तो वो क्या कहलाएगा, प्रैक्टिस करना। वेरी तो समझ में आया वर्ड, एक ही वर्ड समझे, बहुत बढ़िया आपको लग रहा है। सो कहता है कि ये इसके करने के बाद क्या होगा, रिसर्च करने के बाद क्या होगा, डिस्कवर न्यू नॉलेज, जरूर कुछ नया नया नॉलेज निकलेगा। जैसे हमने देख किया कि घुटने में दर्द है तो अल्ट्रासाउंड तो सब लगाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। लेकिन हम कोई और नया वेव लगा दिए, जैसे मान लिया अल्ट्रासाउंड भी वेव है, हम एक्सरे का सिर्फ ट्रीटमेंट करने के लिए सोचें, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा कि कितना कामयाब है, कितना उसके सापेक्ष सही रिस्पॉन्स देगा। तो उसके लिए हम लोग को डाटा लेना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट निकालना पड़ेगा, और तब जा कर के कुछ नया आइडिया निकलेगा कि जो अल्ट्रासाउंड के सापेक्ष एक्सरे से सिर्फ 25% फ़ायदा है, या 30% ज़्यादा फ़ायदा है, या कम फ़ायदा है, तो वो जब निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। माने रिसर्च में जरूर कुछ ना कुछ नया फाइंडिंग्स आना, बिना नया फाइंडिंग का कोई भी रिसर्च नहीं करना। तीसरा बात कहता है कि वेरीफाइंग द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, मैंने आज तक क्या क्या उसके बारे में कुछ लोगों ने कहा, पिछले लोगों ने पढ़ाया, उन्होंने रिसर्च किया, उससे संबंधित क्या और रिसर्च किया। जैसे एक्सरे का इन्वेंशन किया, तो एक्सरे से हम लोग डायग्नोसिस का काम करते हैं, तो उसके बारे में क्या करता है रेज अंदर बॉडी के जाकर के, सबको समझना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इतना आसान नहीं है कि कुछ भी हम कर दिया और सीधे लिख दिए रिजल्ट, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के वो रिसर्च कर रहे हैं। और कहता है कि ये जो प्रोसेस होता है पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, ऐसे नहीं कि कहाँ से शुरू किए कहाँ खत्म कर दिए, सबका सीक्वेंस है, वो अभी धीरे धीरे आपको क्लियर होते चल जाएगा। सो कहने का मतलब पूरा सिस्टमेटिक वे में करना होता है। रिसर्च इज नॉट ए माने मिक्स्ड प्रोसेस, ये एक सिस्टम बना हुआ है, वही सिस्टम को फॉलो करना है। उस सिस्टम में बहुत सारे चीज़ बीच बीच में इन्वॉल्व है ना। इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो कहता है सिस्टमिक अप्रोच लगेगा। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब कि पहले हम लोग टॉपिक बनाएंगे, टॉपिक के बारे में प्रीवियस स्टडी का लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर मेथडोलॉजी बनाएंगे, मेथडोलॉजी के बाद रिजल्ट लिखेंगे, उससे पहले एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे और न्यू फाइंडिंग्स पता चलेगा। सो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये सभी प्रोसेस है, सबको गुजरना पड़ेगा, तभी जाके कोई रिसर्च करेगा। दूसरा कह रहा है रिलायंस ऑन एविडेंस, माने कि जो एविडेंस होगा उस पर हम सबको विश्वास करना है। ये नहीं कि मैंने कुछ आया उसका रिजल्ट तो ये जी फर्जी आ गया, ऐसा नहीं। अगर ट्रू वे में करेंगे, सिस्टमेटिक वे में करेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा जिससे हम सबको उससे रिलाय करना। बैठ जाए मेरा। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी आएगा, और ऑब्जेक्टिविटी मतलब जैसे ये जरूर आएगा कुछ ना कुछ कि कितना फ़ायदा है,
और उस फ़ायदा से पहले वाले से या तो कितना फ़ायदा हो रहा है। मान लीजिए पहले कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं और एक नया चीज़ ला रहे हैं आप, तो उसके सापेक्ष कितना % सही है ना। ये भी अगर देंगे तो भी इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी देंगे, है ना। और उसके बाद कहता है कि इसका फिर रेप्लिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर कुछ नया चीज़ लिटरेचर बनाया है या इन्वेंशन हुआ तो बोले कि इतना फ़ायदा हुआ, सिर्फ इसी में फ़ायदा होगा, नी के पेन में नहीं। अब उसके बाद वो एंकल में काम करेगा कि नहीं, कमर के दर्द में काम करेगा कि नहीं, तो और भी पॉसिबिलिटीज़ है उसका। तो कहता है रिसर्च से बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ भी बनता है। अब समझे, बहुत सारा बात। तो ये सब को मिला करके बोलते हैं रिसर्च। लेकिन दूसरा जो टर्म है वो है डिस्कवरी। वो क्या है फिर? डिस्कवरी इज ए काइंड ऑफ रिसर्च। लेकिन डिस्कवरी और रिसर्च में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे क्या होगा कि रिसर्च में सिस्टमेटिक काम करेंगे, पूरा प्लान होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, आंसर मिलेगा, कुछ क्वेश्चन पहले तैयार करेंगे जिसको रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं। रिसर्च क्वेश्चन का कुछ न कुछ आंसर मिलेगा। लेकिन डिस्कवरी में ऐसा नहीं होता। उसमें सीधा कुछ नया चीज़ आप बना दीजिए और बिना कुछ ऐसा सिस्टम के आए हुए, जैसे मान लिया जाए कि न्यूटन्स ने वो जो ग्रेविटेशनल का एक लॉ दिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये डिस्कवरी था। इसमें पूरा कोई प्रोसीजर नहीं। वो देखे कि भाई कुछ भी ऊपर रहता वो नीचे आ जाता अपने आप। एक आम जो पेड़ में आम लगा हुआ था वो पका तो नीचे गिर गया। तो उनका दिमाग चला कि इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, धरती में कोई फोर्स है जो खींचती है हर चीज़। तो उन्होंने डिस्कवर कर दिया। तो वो डिस्कवर है, वो रिसर्च नहीं है। एंड डिस्कवर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिसर्च। मैंने कहने का मतलब इसमें भी एक न्यू फाइंडिंग्स मिला। क्यों? क्या मिला कि कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऊपर से कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरता है, तो ये डिस्कवर हुआ। दिस इज ए डिस्कवरी। इसमें कुछ उनको करना नहीं पड़ा, मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं, एक बैठे बैठे दिमाग में आया कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो ये एक डिस्कवर हुआ। समझे कि नहीं बात को? वैसे भी आप लोग का दिमाग कभी चलते चलते रास्ते में आप बैठे बैठे कुछ ऐसा मशीन को, जैसे अभी आप इंफ्रारेड रेज है, अब इंफ्रारेड रेज को आप लोग यूज करते हैं, तो बैठे बैठे आप कहते हैं अच्छा इस इंफ्रारेड का यूज है हीलिंग में, हो सकता है इसका सेल का कटिंग में या सेल के डिवीजन में मदद कर सकता है क्या। सोचते सोचते कुछ ऐसा उसमें एक रेज और जोड़ दिए, 2 रेज मिला करके आप एक ऐसा कुछ करें, तो दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी में बहुत सारा कोई प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट ए लेंदी प्रोसेस, ये सडन हो जाता है। किसी आदमी का साइंटिस्ट जैसा दिमाग है और वो बैठे बैठे काम कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी, है कि नहीं। दूसरा बात है कि जो रिसर्च होता है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, मैंने पूरा प्रोसेस होगा, है ना। लेकिन जो डिस्कवरी होगा वो आउटकम ओरिएंटेड होगा, उसमें खाली कुछ नया चीज मिल जाना चाहिए, बस इतना ही होता है। उसके बाद और भी है कि जैसे अप्रोच कैसे करेंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे मेथोडोलॉजी, रिसर्च में मेथोडोलॉजी होगा, डाटा निकालेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन कहता है ये जो डिस्कवरी वाला चीज़ होता है वो इंसिडेंशियल हो जाता है, एक्सीडेंटल हो जाता है। मैंने सडनली कुछ ऐसा झटका लगा, कुछ चोट लगा, गिर गए, तो पता चला अच्छा गिरने से शोल्डर में, बाइसेप में चोट लगता है, कैसे गिरता है। तो ये एक डिस्कवर हो गया कि जब भी कोई आदमी अगर पीछे साइड में गिरेगा तो उसको जरूर रोटेटर कफ इंजरी होगा। तो इस तरह का कोई चीज़ आप निकाल लेते हैं सडनली, तो उसको बोलेंगे डिस्कवरी। आप समझे नहीं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। डिस्कवरी इज डिफरेंट दैन द रिसर्च, बट इट इज ए लिटिल बिट एक पार्ट है रिसर्च का, मैंने फुल रिसर्च नहीं है, समझे कि नहीं। ये भी रिसर्च ही है, लेकिन इट इज नॉट ए फुल रिसर्च। फुल रिसर्च जब भी होगा जब पूरा एक प्रोसीजर हो, समझे। उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे BFR एक इंस्ट्रूमेंट है। BFR का मतलब होता है ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन थेरेपी। हम लोग क्या करते हैं कि एक मशीन है, वो उसको लगाते हैं थाई पर, और उसमें करते क्या है कि जो लो लोड की एक्सरसाइज है वो हाई लोड में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप। हाई लोड का मतलब होता है
कि जिससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मिलता है। हाँ, मैंने जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग कराते हैं, है ना। 1 kg वेट, 2 kg वेट, 5 kg वेट, 10 kg वेट, और जब हम ये 20 kg के वेट से एक्सरसाइज करने लगते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिसको बोलते हैं हाई रेसिस्टेंस एक्सरसाइज या लोड की एक्सरसाइज। तो BFRT एक इंस्ट्रूमेंट है, तो थाई पर लगा करके हम काम वही करेंगे, लो लोड का एक्सरसाइज, लेकिन उससे क्या होता है कि हाई लोड के लिए रिस्पॉन्स मिल जाता है बॉडी में, मसल अडेप्ट कर जाता है हाई लोड के बराबर। तो कहता है कि ऐसा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके और कोई भी नी के रिहैब में हम काम करना शुरू करें तो वो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन नी के रिहैब में BFRT के अलावा कुछ नया और भी नया चीज़ का काम करेंगे तो दिस इज कॉल्ड डिस्कवरी। समझ गया कि नहीं बात? सो ये तो रिसर्च और डिस्कवरी में अंतर पता चला। अब एक वर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन देखो क्या है, इनोवेशन भी एक डिफरेंट वर्ड है जो रिसर्च से रिलेटेड है। इनोवेशन तुम लोग सुने हो कि नहीं? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इनका इनोवेटिव माइंड। तो इनोवेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बैठे रहिए घर में या क्लिनिक में, सोचते रहिए कि कैसे ही पेशेंट को ठीक करें, तो सोचते सोचते एक दिमाग आया कि नहीं, अच्छा घुटने का दर्द है, इसको ना ऐसा करते हैं कि एक हम लोग को सर पढ़ाए थे कि कंट्रास्ट बात कुछ चीज़ें सोच रहे हैं दिमाग में, हम कल जा कर के उस पेशेंट को लगा रहे हैं कंट्रास्ट बात। देखिए कि अरे ये तो जैसे अल्ट्रासाउंड दूसरे पेशेंट को लगाए तो उससे तो ज़्यादा फायदा कर रहा है। तो इस तरह का काम घर में बैठे बैठे, क्लिनिक में बैठे बैठे, बिना कोई डाटा रिसर्च किए हुए कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। तो किसी किसी का आदमी का माइंड इनोवेटिव होता है, वो जो पिछले पढ़े हुए के आधार पर अपने आप आइडिया डेवलप कर करके नया नया ट्रीटमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। सो इस इनोवेशन में क्या होता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग टेक्निक है लेकिन उसके बारे में कुछ नया चीज़ जोड़ दिए, घटा दिए, और वो नया कंडीशन में लगा दिए या बीमारी चेंज करके लगा दिए, उसमें कुछ ऐसा सोच सोच के कर दिया और उसमें फ़ायदा ज़्यादा मिल गया, तो आपको बोलेगा कि पेशेंट तो ज़्यादा ठीक हो रहा है। तो कहेंगे कि आप रिसर्च कर रहे हैं, वो फुल रिसर्च नहीं है, वो दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। अब क्या होगा कि तीसरा वर्ड, एक और वर्ड है इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है जी? चौथा वर्ड इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है कि ये भी एक तरीके का रिसर्च है, लेकिन इसमें क्या करना है कि कोई फिजियोथेरेपेटिक टेक्निक नहीं नया तैयार करना है। इसमें जो नया तैयार करना वो होता है कोई टूल्स, कोई मशीन, कोई ऐसा चीज़ तैयार करें। इन्वेंशन का मतलब ही होता है कि कोई नया मशीन तैयार कर दिए, कोई टूल्स कर दिए तैयार। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप वो जो थेरा बॉल आप समझते हैं जिससे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करते हैं बॉल को, अब उसके साथ साथ एक देखोगे कि स्प्रिंग भी आता है, स्प्रिंग से भी स्ट्रेंथनिंग। कुछ और भी नया चीज़ आप लोग तैयार कर सकते हैं इसी तरीके का, जिससे 2 फिंगर के बीच में स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग होगा। तो कहने का मतलब इस तरह का जो नया टूल्स आप डिज़ाइन करेंगे वो कहलाता है इनोवेशन। इनोवेशन में कोई टूल्स तैयार होगा। समझ गया कि नहीं बात को जी। और उसके बाद एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब ये भी एक तरीके का रिसर्च है कि जैसे मान लिया जाए कोई प्रायर नॉलेज है और छोटा नॉलेज है और उसी को अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते करते और उसको हम बृहत रूप में काम करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन, है ना। एक होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि केयरफुल एग्जामिनेशन करना। किसी भी पेशेंट में जब आप रिसर्च करने लगेंगे तो उसमें बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगा कि उस पेशेंट का हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब जा करके उससे डाटा रिकॉर्ड करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एक रिसर्च का छोटा पार्ट है, तो बीच में ज़रूरत पड़ता है इन्वेस्टिगेशन। समझ गया कि नहीं बात? सो इन्वेस्टिगेशन यही है कि इन्वेस्टिगेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ रिसर्च। ये एक छोटा सा पार्ट है ना। अगर कोई बोलेगा कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट रिसर्च है तो नहीं, वो भी एक रिसर्च का ही पार्ट है, रिसर्च में हेल्प करता है, बिना उसके रिसर्च आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन भी आपको जरूरी समझना है।